वो अजीब से हारे हुए अंदाज में बैठी हुई थी। आंखों में आंसू थे। वो उसके साथ थी। मैं उसकी खातिर सुसाइड करती हूँ और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसने एक बार भी मेरा हाल तक ना पूछा। जी चाह रहा है कि मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं, शिद्दत से रोते हुए कहा। तो दोस्त ने रहम भरी निगाहों से उसे देखा। तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती? क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? नहीं भूल सकती मैं उसे। उसे भूलने का सोचती हूँ तो मुझे लगता है मेरी सांसें थम जाएंगी। तो फिर क्या करोगी? वो तुम्हें साफ जवाब दे चुका है। तुमने उसके लिए सुसाइड की कोशिश की तो बच गई, मगर तुम्हारी जान पर खेल जाने पर भी वो तुम्हारे पास तुम्हारी खैरियत तक पूछने नहीं आया। दोस्त ने संजीदगी से कहा। तो उसके रोने में शिद्दत आ गई। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, रोते हुए उसने कहा। तो उसकी दोस्त ने बड़ी रहम अमेज निगाह उस पर डाली थी। और वो तुम्हें साफ इनकार कर चुका है। उसकी एक मंगेतर है और वो उसे लाइक भी करता है। बात मत करो उस लड़की की, उसने एकदम फट पड़ने वाले अंदाज में टोका था। वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक चल रहा था। कहीं भी उसने ये एहसास नहीं होने दिया था कि वो उसकी मंगेतर है। और अब एकदम उसके मामले में इस हद तक जा चुकी हूँ कि वो कहता है वो उसे पसंद करता है। रोते हुए उसने कहा, मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं जिंदगी में पहली बार खुद से हारी हूँ और मैं इस लड़की की वजह से खामोश नहीं बैठूंगी। रोते रोते एकदम आंसू साफ करते हुए उसने कहा। तो दोस्त ने चौंक कर देखा। वो तुम्हारे इस रवैये की वजह से तुमसे अब बदजन हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि वो अब तुमसे दोबारा मिलने की कोशिश भी करेगा। दोस्त का तज्जिया तलख था। काशफा के चेहरे के अजलात एकदम कशीदा हो गए। वो अगर मुझे ना मिला तो मैं किसी को भी उसे पाने नहीं दूंगी। मैंने पहली निगाह में उसे पसंद किया था। मैंने जिंदगी में पहली बार खुद को किसी के लिए चाहा है और उसे मुझे कबूल करना ही होगा, वरना मैं जो करूंगी वो भी सब देखेंगे। रोने रोने के बाद उसके अंदाज में एकदम सख्ती सी धड़ आई थी। और वो लड़की, मैं उसे इस काबिल ही नहीं रहने दूंगी कि वो उसे लाइक करे। मैं उसे उसकी नज़रों से गिरा दूंगी, ऐसे कि वो उससे दूर होकर मुझे अपनाने पर मजबूर हो जाएगा। मैं उसे मजबूर कर दूंगी, देखना तुम। शदीद जज्बातियत में वो ना जाने क्या कह रही थी। उसकी दोस्त ने उसकी बात पर उसे देखते एक गहरा सांस लिया था। केथी से मिलकर वो दोनों गाड़ी में आ बैठे थे। दोनों के दरमियान बिल्कुल खामोशी थी। वलीद ने कई बार निगाह अना के खामोश वजूद पर डाली थी। कैसी लगी तुम्हें केथी? अना ने गर्दन घुमाकर वलीद को देखा। अच्छी है, लफ्ज जवाब देकर फिर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। मुस्तफ़ा की तरफ चले? उसने पूछा। नहीं, मुझे घर जाना है। अगर आपका मूड है तो फिर मुझे घर ड्रॉप कर दें, संजीदगी से कहकर वो फिर खामोश हो गई। आइसक्रीम लोगी? अना ने उलझ कर वलीद को देखा। उसे लगा वलीद उसे महज जानबूझकर इन बातों में इन्वॉल्व कर रहा है। नहीं, उसने संजीदगी से कहा। क्या बात है, मूड क्यों खराब हो रहा है? वलीद ने मुस्कुरा कर पूछा। अना ने उसे देखा। गलत फहमी है आपकी। वो पहले ही कैथी को लेकर उलझी हुई थी। ऐसे में वलीद का इस तरह छोटे छोटे सवालात करना उसके लिए इस्तराब को हवा दे रहा था। बाज़ औक़ात गलत फहमी भी खुश फहमी में मुब्तला कर दिया करती है, मगर जो आपके मजाज के तमाम रंगों को पढ़ लेने की सलाहियत रखते हों उनको फिर गलत फहमी लाहक नहीं होती, वलीद ने हंस कर कहा। अना के अंदर अजीब सी जंग छिड़ गई थी और वो लब भींच कर बैठी रही। पिछले दिनों शहवार की शादी के दौरान वो वलीद का रवैया देखकर ना जाने खुद को क्या क्या समझने लगी थी, मगर अब फिर वही सर्द मोहरी सी कैफियत में खुद को डूबता महसूस कर रही थी। वलीद ने उसे बगौर देखा। अन्ना का हर अंदाज चीख चीख कर कह रहा था कि वो इन लम्हों में मारे बांधे बैठी हुई है। वलीद ने एक गहरा सांस लिया। वो जान सकता था कि उसे क्या चीज तंग कर रही होगी। वो दोनों कुछ ही देर में घर पहुंच गए थे। अन्ना को लगा वो जैसे एकदम सुकून में आ गई हो। वलीद ने जैसे ही गाड़ी रोकी थी, अन्ना तेजी से निकलकर अंदर चली गई थी। वलीद भी की चेन लहराता अंदर चला आया था
اس کا ارادہ लाउंज की तरफ जाने का था, मगर फिर उसका मोबाइल बजने लगा। उसने सेल देखा, काशफा की कॉल थी। उसने लब भींच लिए थे। उसे ये लड़की अपनी जिंदगी की सबसे भयानक गलती लग रही थी। उसने कॉल काट दी थी और वो अपने कमरे में चला आया था और चेंज करके वो वॉशरूम से निकला तो उसे अपने बिस्तर पर जिया साहिब को देखकर ठटका। मुस्तफ़ा कैसा है अब? वलीद उनके पास बैठा तो उन्होंने पूछा। वो मुस्कुराया। बेहतर है, घर शिफ्ट हो चुका है। अच्छी बात है। तुम मुस्तफ़ा को इनवाइट कर लेना दावत पर। अगर घर में करना है तो भी ठीक है, अगर बाहर किसी होटल में बुलवाना है तो भी सोच लो। जी, मैं भी सोच रहा था। वो आज ऑफिस भी गया था। उसका मतलब है वो अपनी रूटीन लाइफ में आ रहा है। मैं बात करूंगा, देखें कब मानता है। जिस दिन राजी हुआ बुला लेंगे। उसके अलावा मुझे तुमसे एक और बात भी करनी थी। जी कहिए। मैं चाहता हूँ अब तुम्हारी और अना की शादी हो जाए, बाबा ने कहा तो वलीद चौंका। इतनी जल्दी क्या है? मंगनी तो हो चुकी है। अना भी अभी पढ़ रही है। आराम से उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो देखेंगे। वलीद ने टालना चाहा, लेकिन मैं मंगनी के बाद रिश्ता टालने में हक में नहीं हूँ, उन्होंने संजीदगी से कहा। अना बता रही थी कि तुम दोनों कैथी से मिलकर आए हो। वो पाकिस्तान आई हुई है। तुमने बताया ही नहीं, उन्होंने मजीद कहा तो वलीद ठटका। वो जानता था कि जिया साहिब को कभी भी कैथी पसंद नहीं रही थी। जी, वो किसी काम से आई हुई है, होटल में ठहरी है। मुझे भी कॉल करके उसने इतला दी थी तो मैं मिलने चला गया। तुम्हें अना को लेकर नहीं जाना चाहिए था, जिया साहिब ने संजीदगी से कहा। वो लड़की जात है, ना जाने क्या क्या सोचे। वो जिस वक्त से घर आई है उसका अंदाज बहुत बदला हुआ है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। बाबा, कैथी अब वो वाली कैथी नहीं रही, वो बहुत बदल चुकी है। वो जानती है अना मुझसे इंगेज्ड है। वो अना से मिलना चाहती थी और बस। फिर भी मुझे कैथी का यहाँ आना और अना को मिलवाने ले जाना अच्छा नहीं लगा। मुझे तो यही पता था कि तुम दोनों मुस्तफ़ा की तरफ जा रहे हो। जिया साहिब ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया तो वो खामोश ही रहा। लड़कियां बहुत हसास होती हैं। वो बहुत जल्द छोटी छोटी बातों को फील कर लेती हैं और अना तो है ही बहुत टची और हसास। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तरफ से उसे कोई दुख मिले। क्या अना ने आपसे कुछ कहा है? वलीद ने संजीदगी से पूछा। नहीं, खुद ही ये एहसास हो रहा है तो तुम्हारे पास चला आया। ऐसा कुछ नहीं बाबा। कैथी को कल मैं भी जस्ट फ्रेंड समझता था और आज भी, वलीद ने मुस्कुरा कर कहा। और अना? उन्होंने संजीदगी से सवाल किया। आपको क्या लगता है? मुस्कुराकर उनका हाथ थामा तो वो मुस्कुराए। मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं मिली, बस चाहता हूँ कि अना हमेशा खुश रहे। वलीद ने गहरा सांस लिया। आप बेफिक्र हैं, मेरी तरफ से कभी कोई कोताही नहीं होगी, वलीद ने रसानियत से कहा। तो फिर मैं सबूही से शादी की बात करूं? उन्होंने फिर वही बात छेड़ी। अभी नहीं। देखें, मेरे लिए अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा अहम अना की स्टडी है। उसे स्टडी कंप्लीट करने दें, फिर जो कहेंगे वही होगा, वलीद ने कहा तो उन्होंने एक गहरा सांस लिया। ठीक है, लेकिन अगर दरमियान में सबूही या वकार ने शादी की बात की तो फिर मैं इनकार नहीं करूंगा, उन्होंने बिस्तर से उठते हुए वलीद को बावर करवाया। ओके, जैसा आप चाहेंगे वही होगा, लेकिन अभी वेट कर लें, उन्होंने मुस्कुराकर बेटे को देखा। मुस्तफ़ा से बात करके टाइम ले लेना, उन्होंने बाहर निकलने से पहले फिर कहा। जी, मैं कॉल कर दूंगा, वलीद ने जवाब दिया तो वो मुस्कुराकर बाहर चले गए और वलीद ने मुस्कुराकर उनको जाते हुए देखा। वो घर आई तो अजीब हेजानी अंदाज में मुब्तला थी। उसका दिल चाह रहा था कि हर चीज को तहस नहस कर दे। उसने अपना बैग अपने बिस्तर पर उछाल दिया था। हाथ में मोबाइल लेकर वो नंबर मिलाने लगी थी। कुछ देर बाद उसकी कॉल काट दी गई थी। काशफा को लगा वो एहसास तौहीन से जल उठी है। उसने मोबाइल बिस्तर पर फेंका और खुद जमीन पर गिर गई। वो आज वलीद की गाड़ी में अना को देखकर फना हो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर बैठे। उसके बाद से वो मुसलसल एक अनदेखी आग में जल रही थी। उसको वो लम्हे भूल नहीं पा रहे थे। जब अना वलीद की गाड़ी की फर्स्ट सीट पर बैठी हुई थी, उसका अंदाज कितना इस्तेहकाक भरा था।
काशफा अपने अंदर एक अनदेखी आग जलते महसूस कर रही थी। वो उठकर फिर टहलने लगी। अब की बार ज़हन मुख्तलिफ बातों को सोच रहा था। वलीद उससे मुकम्मल तौर पर बरगुज़िश्ता हो चुका था और वो उसको अपनी ज़िंदगी में फिर कैसे लाए सोच सोच कर पागल होने लगी तो बेइख्तियार बिस्तर पर गिरकर सिसकने लगी थी। मुस्तफ़ा कमरे से बाहर आया तो मुलाजमा ने उसे बताया कि डिनर पर सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो उसी जानिब आ गया था। वहाँ सभी मौजूद थे। वो भी सजाद भाई की बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया था। उसने सबको देखा मगर मुतलाशी नज़रें किसी और को भी तलाश कर रही थी। वो आज ऑफिस से वापसी पर डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद जल्दी आ गया था। वो घर पहुंचकर मगरिब तक सोता रहा था। फिर कुछ वक्त तक वो लैपटॉप खोलकर बैठ गया था, मगर इस सारे अरसे में लाशऊरी तौर पर वो शहवार का मुंतजिर रहा था, मगर वो कमरे में नहीं आई थी और अब डाइनिंग टेबल पर भी मौजूद ना थी। शहवार नहीं आई? बहरुन्निसा को देखकर मुलाजमा से पूछा। मैं बुलाने गई थी, वो कहती हैं उन्हें भूख नहीं। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त सभी मौजूद थे। मेहरुन्निसा लाइबा को देखकर एक गहरा सांस लेकर खामोश हो गई थी। शहवार अपनी माँ के मुतल्लिक ये इंकशाफ सुनकर बहुत बिखरी हुई थी। वो उनके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई थी और उसके बाद वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी और अब खाने के लिए भी नहीं आई थी। मैं खुद देखती हूँ। मेहरुन्निसा उठने लगी थी। रहने दें, वो अभी काफ़ी बिखरी हुई है, शायद सबके सामने आना बेहतर फील ना करे। आप यूं करें, खाना उसके कमरे में ही भिजवा दें, शाहजेब साहिब ने आहिस्तगी से कहा। मुस्तफ़ा जो उनके बाएं जानिब बैठा हुआ था, उसने चौंक कर उनकी ना सिर्फ बात सुनी थी बल्कि हैरान होकर देखा भी था। ठीक है, मैं खाना वहीं लगवा देती हूँ, उन्होंने आहिस्तगी से कहा और फिर मुलाजमीन को बुलवाकर उसे शहवार के कमरे में भी खाना ले जाने का कहा। क्या हुआ शहवार को? अब्बास भाई ने पूछा। बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है, माँ जी सहूलत से कहकर खाना खाने लगी थी। अभी ताबिंदा की गैर मौजूदगी की खबर शाहजेब साहिब, मेहरुन्निसा, लाइबा और शहवार के अलावा मर्दों में से किसी को भी ना थी। मुस्तफ़ा ने खामोशी से सबको देखा था। सुबह कॉलेज जाते वक्त उसने उसे देखा था और उसके बाद से नजर नहीं आई थी। अब उसकी तबीयत का सुनकर एकदम तजस्सुस भरा था, मगर बराह रास्त किसी से पूछना अच्छा ना लगा तो खामोश ही रहा। खाना खाकर सबसे पहले मेहरुन्निसा उठी थी, बाकी लोग भी उठ गए थे। मुस्तफ़ा बिन नैपकिन से हाथ साफ करता उठ गया था। वो अपने कमरे में जाते हुए एक पल को शहवार के कमरे के पास से गुजरते रुका था। दरवाज़ा नीम हुआ था। वो सारा दिन उसके कमरे में नहीं आई थी। यकीनन कॉलेज से आने के बाद वो इसी कमरे में ही थी। कुछ सोचते वो दरवाजे की तरफ बढ़ा था। मैं क्या करूं? मेरा दिल नहीं मान रहा। वो मेरी ज़ात को सबके सामने एक सवालिया निशान बनाकर चली गई हैं। मैं कैसे यकीन कर लूं? शहवार की आवाज़ पर वो एकदम रुका था। शहवार शायद रो रही थी। उसकी सिसकियों में अदा किए गए अल्फाज मुस्तफ़ा के कानों में उतरे थे। वो चौंक उठा था। फिर भी मैं यही कहूँगी कि खुद को संभालो। अभी हम किसी को भी ये बात नहीं बता रहे, मगर लोगों को पता तो चलेगा ही ना। इस तरह हौसला हार कर कमरे में बंद होकर बैठ जाओगी तो बेटा बीमार पड़ जाओगी। मेहरुन्निसा की दिलासा देती आवाज़ आई थी और फिर उसकी शिद्दत से रोने की आवाज़ आई थी। तो मैं क्या करूं? कैसे खुद को संभालूं? मेरे पास जीने के लिए सिर्फ यही एक रिश्ता था। बहुत सारे जवाब ना थे। मैं तो उनकी खातिर सब निभा रही थी। हिचकियों में कहने लगी। नाकाबिले फहम जुमले थे। मुस्तफ़ा उलझ गया था। ना जाने क्या बात थी, वो क्यों ऐसे रो रही थी। ऐसे नहीं कहो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। जहाँ तक ताबिंदा की बात है, हमारा बरसों का साथ रहा है। मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ बगैर किसी ठोस वजह और मसलहत के ताबिंदा ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया होगा। ताबिंदा के नाम पर मुस्तफ़ा मजीद उलझ कर रह गया था। थोड़ा सा खाना खा लो, बाहर सभी तुम्हारा पूछ रहे थे। मुस्तफ़ा भी परेशान होगा। चलो उठो, मुंह हाथ धोकर खुद को संभालो, अच्छा सा लिबास पहनो और खाना खाओ और अपने कमरे में जाओ। मेरा अभी दिल नहीं कर रहा खाने खाने को, रोती आवाज़ में शहवार ने कहा था
ओके, मुंह हाथ धो कर आओ, मैं अब तुम्हें रोते ना देखूं, वरना मैं समझूंगी कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं। मेहरुन्निसा के लहजे में मोहब्बत भरी सरजनिश थी। मुस्तफ़ा अंदर जाने की बजाय अपने कमरे में आ गया था। ज़हन बार बार उन्हीं बातों में उलझने लगा, तो कुछ सोचते उसने हवेली का नंबर मिलाया। बारात से वापसी के बाद मुस्तफ़ा की ताबिंदा बी से एक बार भी बात नहीं हुई थी, वरना तो वो उसको दिन में एक बार कॉल जरूर करती थी। चंद दिन तो वो हॉस्पिटल में रहा था, उनकी गैर हाजिरी पर गौर ना कर सका था, मगर अब शहवार की बात सुनकर उसे एकदम उनकी याद शिद्दत से आई थी। ताज ने कॉल रिसीव की थी। मुस्तफ़ा ने उसको ताबिंदा को बुलाने का कहा तो वो कहने लगी, वो इस वक्त यहाँ नहीं हैं। कहाँ गई हैं? जी मालूम नहीं। बाबा साहिब को खबर होगी? ठीक है, बाबा साहिब को बुलाओ। बहुत दिन हुए मुस्तफ़ा की उनसे भी कोई बात नहीं हुई थी। कुछ देर बाद उसकी बाबा साहिब से बात हो रही थी। इधर उधर की चंद बातों के बाद मुस्तफ़ा ने डायरेक्ट बात की थी। ताबिंदा बुआ कहाँ हैं? तुम्हें किसने बताया? बाबा साहिब ने चौंक कर पूछा। क्या मतलब? इतने दिन से उनका कोई राब्ता ही नहीं, तो सोचा उनसे बात कर लूं, मगर ताज कह रही थी कि वो यहाँ नहीं है। आपको बताकर गई हैं? अच्छा, हाँ, वो कहीं बाहर गई हैं, शायद किसी के घर। मुस्तफ़ा को साफ लगा कि बाबा साहिब का अंदाज टालने वाला था। वो अगर शहवार की मेहरुन्निसा से होने वाली बातचीत ना सुन चुका होता तो शायद टाल जाता। कब तक आएंगी? आ जाती हैं कुछ देर में। तुम सुनाओ, शहवार बेटी कैसी है? जब से रुखसत होकर गई है एक बार भी बात नहीं हुई। कॉल तो करती रही है, मैं कहीं बाहर होता था। खुश तो है ना वो तुम्हारे साथ? बाबा साहिब ने बात पलट दी थी। मुस्तफ़ा उलझा। जी ठीक है वो। गांव कब चक्कर लगा रहे हो? उन्होंने मोहब्बत से पूछा। जी अभी तो फारिग नहीं हूँ, आज से ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है, देखें कब वक्त मिलता है, उसने संजीदगी से कहा। चलो ठीक है, जब भी सहूलत हो चक्कर लगा लेना, और शहवार बेटी का बहुत ख्याल रखना, कभी भी उसे एहसास नहीं होने देना। आखिर में बाबा साहिब का लहजा संजीदा हो गया था। उन्होंने मुस्तफ़ा से चंद और बातें की और फिर उनसे मिलने कोई आ गया तो कॉल बंद कर दी थी। मुस्तफ़ा शहवार के रोने की वजह सोचने लगा। कल वो गुस्से में था, मगर आज कदरे मजाज की गर्मी कम हुई थी। लेकिन शहवार की तरफ से दिल में जो बदगुमानी आ चुकी थी वो अभी भी कायम थी। वो कॉल बंद करके अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया था। अगर उसके साथ ये हादसा ना होता तो क्या वो फिर भी इसी तरह कमरे में इस वक्त तन्हा होता? दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात आने लगे तो उसने यूं ही कोफत से सर उठाया, मगर ठिठक गया। शहवार कमरे में दाखिल हुई थी। दोनों की पहली निगाह बेसाख्ता थी। सुर्ख सूजी हुई आंखें थी। शहवार की वो फौरन निगाह झुका गई थी। मुस्तफ़ा की निगाहों में बरहमी सी उतरने लगी। शहवार का वो रोना, माँ जी से सब कहना, उसके पस मंज़र में कहीं इस रिश्ते से मुतल्लक नापसंदीदगी का मामला तो नहीं? मुस्तफ़ा के दिलो दिमाग में सवालात ने उद्यम मचाया था। शहवार झिझकते हुए आगे बढ़ी थी, सर झुका हुआ था। उसने आहिस्तगी से दरवाजा बंद कर दिया था। चेहरे पर सुर्खी थी, यूं जैसे वो घंटों रोती रही है। नाक भी सुर्ख अनार की तरह दहक रही थी। मुस्तफ़ा ने उसे बगौर देखा था। हल्के ब्लू कलर के फैंसी लिबास में मलबूस थी। यकीनन माँ जी ने कमरे में भेजा होगा। मुस्तफ़ा ने लब भींच लिए थे। शहवार आहिस्तगी से चलती हुई बिस्तर के करीब आई थी। माँ जी कह रही थी आपकी बैंडेज देख लूं अगर आप? कुछ झिझकते हाथ मसलते उसने भारी होती आवाज से कहना चाहा था। मुझे नहीं जरूरत किसी भी बैंडेज की। मुस्तफ़ा का अंदाज रुखाई लिए हुए था, लहजे में तलखी भी थी। वो फिर लैपटॉप सामने रख कर देखने लगा। शहवार जो पहले ही शिद्दत से परेशान थी, मुस्तफ़ा के इस रवैये पर एकदम हर्ट हुई थी। उसकी आंखों में एकदम आंसू जमा हो गए थे। वो अच्छी तरह समझ रही थी कि मुस्तफ़ा उसे उसके गुज़श्ता रवैयों की सजा दे रहा है। पहले ही वो ताबिंदा को लेकर गुमसुम थी, ऊपर से मुस्तफ़ा का रवैया। वो नढाल से अंदाज में सोफे पर जा बैठी थी। मुस्तफ़ा ने लैपटॉप से तवज्जो हटाकर देखा तो चौंका। वो सोफे पर बैठी होंठों को दांतों तले दबाए आंसू बहा रही थी। क्या मसला है? क्यों आई हैं आप कमरे में?
لیپ ٹاپ سائڈ پر کرتے مصطفیٰ نے سختی سے ٹوکا تو شہوار کے رونے میں ایک دم تیزی دھر آئی۔ وہ کبھی بھی ایسے لہجوں کی عادی نہ تھی اور یہاں کبھی بھی کسی نے اس طرح سختی سے مخاطب نہ کیا تھا، اور اب مصطفیٰ کا یہ سلوک، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہتھیلی سے آنسو صاف کرتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو مصطفیٰ سرد تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مصطفیٰ کا یہی رویہ سوچتے ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی، مگر اب کیا کر رہا ہوں؟ وہیں تلخی اور سرد پن لیے پوچھا تو شہوار نے لب بھینچ لیے۔ وہ پچھلے 2-3 گھنٹوں سے تابندہ بی کو لے کر اس قدر آنسو بہا چکی تھی کہ اب آنکھیں بھی دکھ رہی تھی۔ وہ خاموش رہی تھی، بامشکل اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی خاموشی پر مصطفیٰ کے اندر نہ جانے کیسی آگ جلنے لگی تھی کہ اسے لگا کہ اگر وہ چند پل شہوار کے سامنے رہا تو یقیناً خود پر ضبط نہیں کر پائے گا۔ غصے سے بستر سے اتر کر ایک تلخ اور جامد سی نگاہ شہوار پر ڈالی اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ شہوار اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ مصطفیٰ اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھے گا۔ اس کا دل پھوڑے کی طرح دکھنے لگا۔ ماں جی کے کہنے پر وہ منہ ہاتھ دھو کر لباس بدل کر اس کمرے تک آئی تھی، مگر مصطفیٰ کے اس رویے نے اس کے دل میں موجود احساس کو بجھا ڈالا تھا۔ وہ تو پہلے ہی بد اعتمادی اور بے نام و نشان والی فضا میں جی رہی تھی، اوپر سے مصطفیٰ کے اس رویے نے ادموا کر ڈالا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بے اختیار سسک اٹھی تھی۔ کل شب مصطفیٰ رات بھر کمرے میں نہیں آیا تھا اور وہ ساری رات تکیے سے ٹیک لگائے جاگتی رہی تھی، اور اب بھی مصطفیٰ کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ کتنی دیر تک صوفے پر بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ کتنی دیر تک بستر کے کنارے بیٹھ کر مصطفیٰ کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر 12 بجے کے بعد اس کے دل میں موجود ہر احساس گویا اپنی موت آپ مرنے لگا تھا۔ وہ گزشتہ ساری رات جاگی تھی۔ صبح کالج اور اس کے بعد وہ تابندہ کے متعلق جاننے کے بعد شدت سے روتی رہی تھی۔ اس وقت اس کے اندر مزید رونے کی بھی طاقت نہ رہی تھی۔ اسے اپنا سر بھاری بھاری لگنے لگا تھا۔ اس نے آہستگی سے اٹھ کر لائٹس آف کر دی تھی۔ بستر پر جانے کو اس کا دل نہیں کر رہا تھا، مگر وہ اب اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ اس کی ماں اس کے تمام سوالوں کا جواب دیے بغیر اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کی اپنی ذات اس کے اپنے لیے ایک سوال یا نشان بن چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ذات کا تمام تر مان اور غرور کھو چکی ہے۔ وہ بے مایا ہو چکی ہے۔ مصطفیٰ کے بستر پر ایک کنارے پر لیٹ کر وہ پھر سسک اٹھی تھی۔ کتنی دیر تک وہ مصطفیٰ کا انتظار کرتی رہی، پھر اس کی پہلے سے ہی سوجی بھاری آنکھیں مزید جلن سے بند ہونے لگی تو وہ خود کو سونے سے نہ بچا سکی۔ کوئی 2 بجے کے قریب مصطفیٰ نے کمرے میں قدم رکھا تو وہاں مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے نائٹ بلب چلایا تو ہلکی روشنی نے اندھیرے کی فضا کو توڑ دیا تھا۔ وہ کتنی دیر تک ٹی وی کھولے بیٹھا رہا تھا اور پھر ماں جی کے ٹوکنے پر وہاں سے اٹھ کر اوپر ٹیرس پر چلا گیا تھا۔ گزشتہ ساری رات وہاں گزری تھی، مگر اب تھک ہار کر وہ واپس کمرے میں چلا آیا تھا۔ بستر کے دوسرے کنارے پر شہوار لیٹی ہوئی تھی۔ وہ نماز کے سٹائل میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی، بغیر بلینکٹ لیے، ایک ہاتھ سینے پر تھا اور دوسرا پہلو میں۔ مصطفیٰ ایک گہرا سانس لیتا بستر پر آ بیٹھا۔ لاشعوری طور پر وہ شہوار کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کا حسن ایسا سحر انگیز تھا کہ رات کی تاریکی میں مصطفیٰ کو مکمل طور پر اپنی طرف مائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ سوئی ہوئی تھی، مضطرب اور بے چین سی نیند تھی۔ چہرے پر سرخی اور آنسوؤں کے نشان واضح تھے، کھڑی ناک اور اسی میں چمکتی لونگ۔ مصطفیٰ کو لگا اس نے بہت دن بعد اسے بغور دیکھا ہو۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھے گیا۔ وہ اس کے سلوک سے بہت زیادہ ہرٹ ہوا تھا۔
और घर आने के बाद से तो दिलो दिमाग मुसलसल एक जंग से दो चार था। और अब इस पर निगाह पड़ते फिर से हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे पल पल शहवार की आमद के इंतजार से झीली जाने वाली अजियत याद आने लगी। तो वो लब भींच कर करवट बदल कर लेट गया। अभी वो बामुश्किल सोया था कि एक अजीब से एहसास ने उसकी आंख खोल दी थी। अम्मी, अम्मी, आप मुझे छोड़कर मत जाएं, प्लीज मत जाएं। तेज घबराई हुई आवाज कानों से टकराई तो मुस्तफा फौरन उठा। शहवार शायद नींद में बुड़बुड़ा रही थी। उसकी आवाज बहुत वाज़िया थी। अम्मी प्लीज मत जाएं, मैं मर जाऊंगी, आपके बगैर कैसे रहूंगी। वो शहवार के करीब झुका तो वो नींद में कह रही थी, लहजे में तकलीफ थी। वो अजियत से सरहाने अपना सर पटक रही थी। शहवार, मुस्तफा ने फौरन पुकारा। शहवार, क्या हुआ, उठो। मुस्तफा ने उसके बाजू पर हाथ रख कर झंझोरा तो वो एकदम आंखें खोलकर खुद पर झुके मुस्तफा को देखने लगी। उसका हलक बिल्कुल खुश्क हो रहा था, से हलक में कांटे से उग आए हों। चेहरे पसीने से तर था और सांस गैर मामूली रफ्तार से तेज थी। वो तो शायद ख्वाब देख रही थी। ताबिंदा बुआ उसे छोड़कर जा रही थी और वो दीवाना वार उनके पीछे भागी थी और उनकी चादर का पल्लू थाम लिया था, मगर उसके बावजूद वो चली गई थी। ख्वाब याद आया तो वो एकदम उठी थी। अम्मी, अम्मी, अम्मी मुझे छोड़कर चली गई हैं। मुस्तफा सीधा हुआ और हैरत से उसे देखा। वो शायद अभी भी ख्वाब के जेरे असर थी। आंखों से बकायदा आंसू बह रहे थे। उसकी हालत इस वक्त काबिले रहम हो रही थी। तुमने शायद कोई ख्वाब देखा है, मुस्तफा ने कदरे नरमी से कहा। मैं सच कह रही हूँ, अम्मी चली गई हैं। मैं उनसे पूछती थी मैं कौन हूँ, वो मेरे सवालों के जवाब दिए बगैर चली गई। वो हाथों में चेहरा छुपा कर रोने लगी तो मुस्तफा चौंका। तुम ख्वाब में डर गई हो, मुस्तफा ने फिर कहा तो उसने कोई जवाब ना दिया, बस शिद्दत से रोती रही। वो ताबिंदा बुआ को याद करते सोई थी और ताबिंदा बुआ के ख्वाब ही उसे सताने लगे थे। उसका जहन इस वक्त बिल्कुल खाली हो चुका था। मेरा ख्याल है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, पानी पियोगी। उसे इस तरह शिद्दत से रोते देखकर मुस्तफा उलझा था। फिर खुद ही बिस्तर से उतरकर लाइट ऑन की और कमरे से बाहर निकल गया था। शहवार को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो अपने आप को संभालना चाह रही थी मगर संभाल नहीं पा रही थी। उसके दिल को एक पल भी करार ना था। कुछ पल बाद मुस्तफा वापस कमरे में आया था। हाथ में गिलास और जग था। ये लो पानी पियो। गिलास में पानी डालकर उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने सर उठाकर देखा। सुरख मुतवर्रम चेहरा, किपकपाते लरसते होंठ, भीगी पलकें और सूजी आंखें और आंसुओं से तर रुखसार। एक पल को मुस्तफा साकत हुआ था। शहवार की हालत बहुत अजीब सी थी। उसने जिंदगी भर शहवार को इस हाल में ना देखा था, कभी भी नहीं। शहवार ने पानी के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था, उसने बस नफी में सर हिलाया था। रो रो कर उसकी हिचकियां बंद गई थी। पानी पी लो। मुस्तफा को उसकी हालत ने परेशान कर दिया था। खुद ब खुद लहजा नरम तर हो गया था। उसने फिर नफी में सर हिलाया तो वो दोबारा कहे बगैर गिलास उसके होंठों से लगा दिया था। मजबूरन उसने चंद घूंट भरे थे। मुस्तफा ने ड्रेसिंग पर रखा टिश्यू बॉक्स उठाकर उसके सामने रखा। चेहरा साफ करो, बल्कि मुंह धो तो बेहतर है। पानी पीकर वो सर झुका गई थी। मुस्तफा की बात पर भी उसके वजूद में कोई जुम्बश ना हुई थी। मुस्तफा ने पानी और गिलास साइड टेबल पर रख दिया था। दोबारा बेड पर बैठकर उसे देखा। वो अब भी सर झुकाए रो रही थी। आंसू उसके हाथों पर गिर रहे थे। मुस्तफा ने महसूस किया कि बेतहाशा रोने से उसका वजूद लर्ज रहा था। वो हकीकतन शॉक्ड हुआ था। शहवार उसके करीब होते उसका बाजू थामना चाहा तो एहसास हुआ वो हिद्दत से तप रही थी। तुम्हें बुखार है? मुस्तफा ने पूछा। मुझे अम्मी के पास ले चले, मैं उनसे ना मिली तो मेरा दिल बंद हो जाएगा।
اس نے مصطفیٰ کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ تابندہ بی کی طرف سے ملنے والا صدمہ ایسا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں سلب ہو چکی ہیں۔ اسے خود پر کوئی اختیار نہ رہا تھا۔ ٹیک اٹ ایزی شہوار، کیا پرابلم ہے؟ مصطفیٰ نے تمام تر غصہ بھلائے اس کے لرزتے وجود کو بازو کے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ تو گویا پہلے ہی ٹوٹی ہوئی شاخ تھی۔ اس کا حصار پاتے ہی ایک بار پھر شدت سے سسک اٹھی۔ مصطفیٰ کا یہ عمل بے ساختہ تھا، اس کی ایسی گڑیا زاری کہ مصطفیٰ بے چین ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ، امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ میرے تمام اوہام سچ ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ مجھ سے سب چھپایا اور پھر وہ چلی گئی۔ لرزتے لہجے میں اس کے سینے کو اپنے آنسوؤں سے بھگوتے وہ ایسا انکشاف کر رہی تھی کہ مصطفیٰ گمسم رہ گیا تھا۔ ایک دم اسے احساس ہوا وہ خواب کی بات نہیں، حقیقت بیان کر رہی ہے۔ کہاں گئی ہیں وہ؟ مصطفیٰ نے چونک کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ چلی گئی ہیں اور کیوں گئی ہیں؟ تم سے بات کی تھی انہوں نے؟ وہ پھر نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ رونے کی شدت سے اس کی ہچکی بند گئی تھی اور سانس ناہموار۔ مصطفیٰ چند پل اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا تھا، پھر اسی طرح حصار میں لیے آگے جھک کر پانی والا گلاس اٹھا لیا تھا۔ یہ پانی پی لو۔ اس کے ہونٹوں سے گلاس لگایا۔ اب کی بار اس نے گلاس خالی کر دیا تھا۔ اور لوگی؟ محبت، نرمی اور توجہ سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ مسلسل گریہ زاری سے بے انتہا سرخ ہو رہا تھا۔ تمہیں بخار ہے؟ اس کا وجود آگ اگل رہا تھا۔ مصطفیٰ کو اس کی حالت سے تشویش ہونے لگی تھی۔ مصطفیٰ نے کہا تو وہ خاموش رہی۔ وہ بے انتہا نڈھال لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جائے اور ماں جی سے بات کرے۔ اس کے ذہن میں شہوار والے کمرے میں دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو گونج رہی تھی، مگر رات کے اس پہر وہ باہر جاتا تو یقیناً سبھی ڈسٹرب ہوتے۔ لیٹ جاؤ، تمہیں بخار ہے۔ اس طرح رو گی تو طبیعت مزید خراب ہوگی، مصطفیٰ نے کہا تو وہ خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ ویسے بھی بے تحاشا رونے سے اب سر چکرا رہا تھا۔ مصطفیٰ نے بلینکٹ کھول کر اس پر ڈال دیا تھا۔ میڈیسن لو گی؟ تمہیں تیز بخار ہے، مصطفیٰ نے کہا تو اس نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی تھی اور پہلی بار اتنی خراب طبیعت کے باوجود اس پہر مصطفیٰ کے ساتھ اپنے اس رشتے نے ایک عجیب سے احساس بخشا تھا۔ میں سوؤں گی۔ وہ مصطفیٰ سے نگاہ چراتے کروٹ بدل گئی تھی۔ مصطفیٰ نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا۔ کروٹ کے بل وہ پھر بغیر آواز پیدا کیے رونے لگی تھی۔ آنکھوں سے آنسو خشک ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ وہ جتنا صبر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، آنسو اتنے ہی بے اختیار تھے۔ مصطفیٰ نے اس کے لرزتے وجود اور ہلکی ہلکی سسکیوں کو سنا تو اندر اضطراب برپا ہونے لگا۔ شہوار، مصطفیٰ نے پکارا تو وہ ایک دم ساکت ہوئی تھی۔ یا تو ساری بات مجھے بتاؤ یا پھر رونا بند کرو، میں پریشان ہو رہا ہوں، مصطفیٰ نے جھنجھلاتی آواز میں کہا۔ مصطفیٰ کو لگا کہ اگر وہ اسی طرح روتی رہی تو صبح تک اس کی طبیعت بہت خراب ہو جائے گی۔ وہ بستر سے اٹھا، دراز سے اپنی میڈیسنز نکال کر چیک کرنے لگا اور پھر ایک گولی لے کر گلاس میں پانی ڈال کر قریب آ گیا تھا۔ یہ میڈیسن لے لو، مصطفیٰ نے کہا تو وہ ٹھٹکی تھی۔ یہ لے لو، تمہارے نروز کو کچھ سکون ملے گا، مصطفیٰ نے کہا تو وہ بڑے نڈھال سے انداز میں اٹھ بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ نے دیکھا اس سے گلاس لیتے اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ مصطفیٰ کی ہتھیلی سے گولی لے کر اس نے منہ میں رکھ دی اور لرزتے ہاتھ سے پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ مصطفیٰ نے گلاس واپس لے کر ٹیبل پر رکھا۔ وہ دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ اس نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ مصطفیٰ نے نائٹ بلب کے علاوہ تمام لائٹس آف کر دی تھی۔ وہ واپس بستر پر آ کر بیٹھا تو چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں تھی۔ ایک نظر ملگجے سے اندھیرے میں شہوار کو دیکھا اور پھر لب بھینچ کر ایک گہرا سانس لیا تھا۔ تابندہ بوا کیوں اور کہاں گئی ہیں؟
ज़हन और दिल पर बस इसी सवाल ने एक हलचल मचा दी थी। वो इसी तरह बैठा रहा था और ना जाने क्या-क्या सोचता रहा था। कुछ देर बाद शहवार की तरफ झुककर उसकी आँखों से बाजू हटाया तो वो सो चुकी थी। मुस्तफ़ा ने उसे नींद की गोली दी थी। तभी वो कुछ पल में ही गाफिल हो गई थी। शहवार का बाजू जल रहा था। यकीनन उसे बुखार था। मुस्तफ़ा एक गहरा सांस लेते, उस पर ब्लैंकेट दुरुस्त करते, खुद भी उसके करीब ही नींद दराज हो गया था। शहवार का रवैया और ताबिंदा बुआ की ज़ात ऐसे सवाल थे कि अब उसे खाक नींद आनी थी। वो सोकर उठा तो काफी वक्त हो चुका था। उसने घड़ी देखी तो वो दिन के 9 बजा रही थी। मुस्तफ़ा को याद आया वो रात ताबिंदा बी के बारे में सोचते सोचते सो गया था। वो फौरन उठा मगर फिर रुक गया। उसके पहलू में शहवार अभी भी मौजूद थी और बेखबर सो रही थी। मुस्तफ़ा ने उसका बाजू थामा तो परेशान हुआ। वो अभी भी तेज बुखार में फंक रही थी। शहवार, मुस्तफ़ा ने उस पर झुकते हुए पुकारा तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। मुस्तफ़ा ने उसका रुखसार थपथपाया तो झंझोड़ा तो उसने कड़क कर साथ आंख खोली और फिर बंद कर ली थी। शहवार, शहवार को पुकारा। उसने सिर्फ हंकारा भरा था। मुस्तफ़ा ने चंद पल उसे तशवीश भरी निगाहों से देखा और फिर बिस्तर से उतर आया। मुस्तफ़ा ने पहले मुंह हाथ धोया और फिर कमरे से निकल आया। वो किचन की तरफ आया तो माँ जी वहाँ मौजूद थी। उसे देखकर मुस्कुराई। बहुत लेट उठे तुम, ऑफिस जाओगे या नहीं? उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। जी, बस आंख देर से खुली, कुछ लेट जाऊंगा। शहवार भी कमरे से बाहर नहीं आई। रात उसकी तबीयत कुछ ठीक ना थी तो मुझे तशवीश हो रही थी। माँ जी ने मजीद पूछा। सारी रात बुखार से नढाल रही है, अभी भी बुखार की गनूदगी में है। ओह अच्छा, अगर ऐसी बात थी तो रात में ही बताते, डॉक्टर को कॉल कर लेते। माँ जी फौरन परेशान होकर उठी थी। मैंने सोचा कि क्या रात गए परेशान करूं, आप चलकर उसे देखें, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूं। मुस्तफ़ा के कहने पर वो फौरन कमरे में चली गई थी और मुस्तफ़ा ने कॉल करके अमजद को लेट आने की इत्तला दी और फिर डॉक्टर को कॉल करके फौरन पहुंचने का कहा था। वो कमरे में दोबारा आया तो माँ जी शहवार के माथे पर कपड़ा गीला करके रख रही थी और शहवार नीम गनूदगी में थी। देखो, इतनी तबीयत खराब कर ली उसने। रात में ही बताया होता तो घर में बुखार की दवा तो होती ही है ना, वही देते, कुछ अफाका तो होता। माँ उसे इस तरह लेटे देखकर घबरा गई थी। मैंने डॉक्टर को इत्तला कर दी है, वो आ जाता है। वो शहवार के दूसरी तरफ आ बैठा था। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। शहवार रात ताबिंदा बुआ के कहीं चले जाने का जिक्र कर रही थी। ये क्या कहानी है और आपने मुझसे जिक्र नहीं किया? क्या मामला है? कहाँ गई हैं और क्यों? शहवार के माथे पर गीला तौलिया रखते हुए उनके हाथ रुक गए थे। उन्होंने एक गहरा सांस लिया था। शाहजेब साहिब ने मुस्तफ़ा की तबीयत और जख्मों के सबब उसे अभी कुछ भी बताने से गुरेज किया था, मगर अब जबकि शहवार बता चुकी थी तो वो क्यों कर छुपाती। उन्होंने शाहजेब साहिब से जो भी सुना था सब मुस्तफ़ा को बता दिया। ओह, अनबिलीवेबल, कहाँ जा सकती हैं वो? मुस्तफ़ा हैरत ज़दा था। मैं तो खुद सोच सोच कर पागल हो चुकी हूँ। कभी कभी दिल में अजीब से ख्याल आने लगते हैं। ताबिंदा से बरसों का साथ रहा, मुझे नहीं लगता वो कोई ऐसी वैसी औरत होंगी। खानदानी वकार और रख रखाव के हर अंदाज से छलकता था और जिस तरह हर नफ़ा व नुकसान से बेनियाज होकर उसने हवेली के लिए सारी जिंदगी वक्फ कर दी थी, कोई ऐसी वैसी औरत होती तो कतई ना करती। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ना जाने कहाँ चली गई हैं वो। ओह, और बाबा साहिब क्या कहते हैं? मुस्तफ़ा ने संजीदगी से पूछा। वो खुद उलझे हुए और परेशान हैं। वैसे कह रहे थे कि चंद लोगों के जरिए पता करा रहे हैं, मगर ऐसी बातों का एकदम कैसे पता चलता है? मुस्तफ़ा ने जवाबन कुछ कहना चाहा तो शहवार को आंखें खोलते देखकर खामोश हो गया।
शहवार की आंखें बुखार की हिद्दत से सुर्ख हो रही थी। उसने आंखें खोली थी, मुस्तफ़ा से पहली निगाह टकराई थी। उसे मुकम्मल तौर पर मुतवज्जा देखकर वो फिर आंखें बंद कर गई थी। मुस्तफ़ा ने एक गहरा सांस लिया था। कुछ देर बाद डॉक्टर आ गया था। चेकअप कराने के बाद उसने इंजेक्शन लगाया था, कुछ मेडिसिन लिख दी थी, जो माँ जी ने इसी वक्त ड्राइवर को बुलवा कर लाने भी भेज दी थी। लाइबा भाभी भी आ गई तो मुस्तफ़ा भी कमरे से निकल गया। डॉक्टर चला गया तो कुछ देर बाद मेहरुन निसा ने उसे टोस्ट जबरदस्ती खिलाया था। रात भी उसने खाना नहीं खाया था। उसके बाद ड्राइवर मेडिसिन ले आया था। उन्होंने खुद मेडिसिन खिलाई थी। बुखार और सदमे ने शहवार को बुरी तरह निढाल कर दिया था। मुस्तफ़ा दोबारा कमरे में आया तो माँ जी और भाभी कमरे से जा चुकी थी और शहवार लेटी हुई थी, आंखें बंद थी। चेहरे से नकाहत और कमजोरी साफ आया थी। मेडिसिन लेकर वो सो रही थी शायद। मुस्तफ़ा ने अलमारी से अपना ड्रेस निकाला और वॉशरूम में घुस गया था। वो खामोशी से तैयार हुआ और अपना लैपटॉप लेने वो बेड की साइड टेबल की तरफ आया तो एक पल को शहवार को देखकर रुक गया था। आहिस्तगी से उसके पास बैठा था। रात वो जिस तरह शिद्दत से रोई थी, मुस्तफ़ा के अंदर तमाम तर नाराज़गी ख़त्म हो चुकी थी। मुस्तफ़ा ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा। हल्के हल्के पसीने के कतरे थे। बुखार में कमी आ चुकी थी मगर अभी भी बरकरार था। यकीनन मेडिसिन का असर था। मुस्तफ़ा एकदम मुतमिन हुआ था। वो कमरे से निकला तो माँ जी उसे देख कर रुकी। वो भी कमरे में ही आ रही थी। ऑफिस जा रहे हो? जी। एहतियात से जाना, ड्राइवर छोड़ आएगा और गार्ड को साथ रखना। मुस्तफ़ा ने एक गहरा सांस लिया। शाहजेब साहिब की तरफ से ये सख्त हदायत थी कि वो खुद ड्राइव नहीं करेगा और गार्ड साथ जरूर होगा। आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह अब कुछ नहीं होगा। एक बार हमारी बेखबरी में हम पर हमला हुआ है, यकीनन दुश्मन दूसरी बार ऐसी हरकत नहीं करेगा। मुस्कुरा कर कहा था। अल्लाह अपनी अमान में रखे। इतना बड़ा हादसा हुआ, मैं तो अभी तक इससे ही संभल नहीं पाई। ध्यान से रहना। जी जरूर। मुस्तफ़ा मुस्कुरा कर बाहर निकल आया था। बाबा ने गार्ड को गाड़ी निकालने का कहा। वो पहले हॉस्पिटल गया। डॉक्टर से बाजू और कंधे का ट्रीटमेंट कराया था। बाजू बेहतर था मगर कंधे का जख्म ठीक होने में कुछ दिन लगने थे। वहां से फारिग होकर वो ऑफिस आ गया था। वहां बहुत सारे अमूर उसकी तवज्जो के तालिब थे। वो उनमें लग गया था। 12:30 बजे उसे कुछ फुर्सत मिली तो घर से साथ लाए कुछ अहम कागजात वो देखने लगा। तभी किसी जरूरत के तहत उसने वॉलेट खोला था और एक पल को रुका था। ताबिंदा बुआ से उसने एक आईडी कार्ड लिया था जो उसने अपनी वॉलेट में रख लिया था। गोलियां लगने तक वॉलेट उसके पास ही था। फिर उसकी तमाम अशिया शाहजेब साहिब के पास चली गई थी जो घर वापसी पर मिल गई थी। मुस्तफ़ा ने कार्ड देखा और फिर कुछ पल सोचा। कार्ड वापस वॉलेट में रखते उसने जल्दी से तमाम कागजात समेट कर लॉकर में रखते घंटी बजाई थी। कांस्टेबल फौरन चला आया था। ड्राइवर को गाड़ी रेडी करने का कहो। कोई पूछे तो कहना साहिब जरूरी काम से गए हैं। कांस्टेबल सलाम करके चला गया था। मुस्तफ़ा ने चंद जगहों पर एक दो जरूरी कॉल्स की और फिर गाड़ी में आ बैठा था। ड्राइवर को एड्रेस समझाकर वो खामोशी से बैठ गया था। अगली सीट पर गार्ड भी मौजूद था। तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद गाड़ी मुस्तफ़ा के मतलूबा एड्रेस पर जा रुकी थी। मुस्तफ़ा ने बगौर इलाके को देखा। इलाका जदीद और एडवांस रहायशी घरों पर मुश्तमिल था। उनको मतलूबा मुकाम पर पहुंचने पर कुछ वक्त लगा था मगर जैसे ही आईडी कार्ड पर लिखे एड्रेस के सामने गाड़ी रुकी तो मुस्तफ़ा गाड़ी से बाहर निकल आया था। गार्ड को बाहर निकलने से मना कर दिया था। घर के गेट पर बेल थी। कुछ देर बाद एक खुश पोश ज़ईफ उम्र का शख्स बरामद हुआ। जी फरमाइए। भूरे ने सर से पांव तक मुस्तफ़ा और फिर कुछ फासले पर खड़ी गाड़ी को देखा था। सिकंदर अहमद वल्द सुबहान अहमद का घर यही है? उसने मुसाफा करने के बाद बराह रास्त पूछा था। नहीं, बुजुर्ग ने संजीदगी से बताया।
तो फिर ये किसका घर है? मुस्तफ़ा ने नेम प्लेट को देखा जहाँ फयाज लिखा हुआ था। ये तो हमारा घर है, फयाज मेरे बेटे का नाम है। आप कब से यहाँ हैं? मुस्तफ़ा ने मजीद पूछा। आप क्यों पूछ रहे हैं? मुस्तफ़ा हल्का सा मुस्कुराया। मुझे सिकंदर अहमद वल्द सुबहान अहमद से मिलना है। ये उनका आईडी कार्ड है और ये उनका एड्रेस। उनसे एक काम था सो इसीलिए हाजिर हुआ था। सिकंदर साहिब तो कब के वफात पा चुके थे, वो जानता था, मगर यूं ही बूढ़े को टालने को उसने कह दिया और कार्ड भी दिखाया। देखें, हमने 2 साल पहले ये घर किराए पर लिया था। हमें नहीं पता इससे पहले यहाँ कौन लोग रहाइश पजीर थे। बुजुर्ग ने कहा तो मुस्तफ़ा चौंका। हो सकता है मालिक मकान का नाम सिकंदर वगैरह हो। नहीं, उनका नाम तो कुछ और है। असल में वो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते। ये घर उनके कुछ रिश्तेदारों की जिम्मेदारी में है। उन्हीं के तवस्सुत से हम यहाँ पर रेंट पर आए थे। बुजुर्ग ने तफसीलन बताया। जी बेहतर है। क्या मुझे इन रिश्तेदारों या मकान मालिकान का कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है? मुझे ज़बानी तो याद नहीं, मगर अंदर किसी से पूछकर बताता हूँ। बुजुर्ग कहकर वापस अंदर चले गए थे। मुस्तफ़ा खामोशी से वहाँ खड़ा रहा। माँ जी से सिकंदर साहिब के बारे में जानकर और तमाम तफसील सुनने के बाद उसने फैसला किया था कि वो अब खुद इस सारे मसले तक पहुँचने की कोशिश करेगा। शहवार एक अरसे से अपनी शनाख्त और ना जाने क्या क्या कहती रही थी, मगर हमेशा से उसके लिए इन बातों की कोई अहमियत ना थी। मगर रात जिस तरह ताबिंदा बी के बारे में इंकशाफ सुना था और इससे भरकर शहवार की वो हालत, मुस्तफ़ा ने एकदम फैसला किया था कि वो अब खुद इस सारे मसले को हल करने की कोशिश करेगा। ताबिंदा बुआ के इस तरह मंजर से गायब हो जाने पर अब मुस्तफ़ा को लग रहा था कि जैसे यहाँ कोई चीज़ मिस है। वो सिर्फ इस गुमान में यहाँ तक आया था कि शायद ताबिंदा बुआ यहाँ आई हों। बुजुर्ग अंदर से वापस आ गए थे। उन्होंने एक चिट मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ाई थी। मालकान का तो हमें नहीं पता, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी पर ये घर, उनका ये एड्रेस है। हर माह किराया लेने आते हैं। मुस्तफ़ा ने चिट थाम ली थी। शुक्रिया, बहुत बहुत। एक और सवाल पूछूंगा, मुस्तफ़ा ने कहा तो बुजुर्ग ने सवालिया देखा। यहाँ चंद दिन पहले ताबिंदा नामी कोई खातून आई थी? ताबिंदा? बुजुर्ग ने सोचने की कोशिश की थी और फिर नफी में सर हिला दिया था। नहीं, यहाँ इस नाम की कोई खातून नहीं आई। मुस्तफ़ा ने सर हिला दिया और मुस्कुराकर एक बार फिर बुजुर्गवार का शुक्रिया अदा करते वो वापस गाड़ी में आ बैठा था। वो ऑफिस में थी, अपने कैबिन में बैठी कोई फाइल देख रही थी, जब वहां मामू के साथ भाभी को आते देखकर हैरान हुई थी। आप दोनों इधर? ऑफिस बॉय उनको उस तक पहुंचाकर पलट गया था। हाँ, अबू बकर ने एक फ्लैट पसंद किया है, वो दिखाना चाह रहा था। हमने सोचा रास्ते में तुम्हें भी ले लेते हैं, भाभी ने बताया तो उसे हैरानी हुई। आप दोनों बैठे तो? वो पहली बार उसके ऑफिस में आए थे। वो तो खुश हो रही थी। साइड पर रखी कुर्सियों की तरफ इशारा किया था। अबू बकर गाड़ी रेंट पर लेकर आया है, तुम अपने बॉस से छुट्टी ले लो तो चलते हैं, मामू ने कहा तो उसने जल्दी जल्दी इर्द गिर्द बिखरे कागजात समेटे। वो बाहर गाड़ी में ही है क्या? उनको भी अंदर ले आते, उसने भाभी से कहा। वो मुस्कुरा दी। मैं बस ये काम समेट लूं, अब्बास साहिब को अर्जेंटली चाहिए। वो जल्दी जल्दी कंप्यूटर पर उंगलियां चलाने लगी। इस दौरान ऑफिस बॉय को कहकर उनके लिए कुछ लाने को कहा था और कुछ देर बाद वो उनको कोल्ड ड्रिंक थमा गया था। उसने जल्दी जल्दी कागजात प्रिंट निकाल कर फाइल बनाई थी। मैं अब्बास साहिब से बात करके आती हूँ, आप वेट करें। वो फाइल लेकर अब्बास साहिब के कमरे में चली आई थी। सर, मुझे छुट्टी चाहिए। अब्बास ने जैसे ही उसके हाथ से फाइल थामी थी, उसने फौरन कहा था, खैरियत? फाइल टेबल पर रखते अब्बास ने पूछा। जी, बस एक ज़रूरी काम है, कहीं जाना था, उसने कुछ झिझकते हुए कहा। लेकिन यह फाइल तो बहुत ज़रूरी थी, आज ही तमाम जगहों पर उसकी एक एक कॉपीज अरसाल करनी है, अब्बास ने संजीदगी से कहा। बट सर, मुझे इन्फॉर्म किए बगैर मामू और भाभी लेने आ गए हैं। इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, मैं वापसी पर आकर कर लूँगी, मुझे बस थोड़ी देर के लिए जाना है, उसने कहा। तो अब्बास ने फाइल सर से सर उठाकर उसे देखा।
और ना जाने क्यों मुस्तफ़ा की बारात वाले दिन और वापसी पर निगाह को बहुत खास लगी थी और तब से बिल्कुल अचानक निगाह भटकने लगी थी। ऐसा नहीं था कि वो कोई नज़रबाज शख्स था, मगर इस लड़की में शायद कुछ खास बात थी जो वो अपनी तमाम तर सादगी और एहतियात के बावजूद अपनी तमाम तर तवज्जो अपनी तरफ खींचने लग गई थी। ओके, मिस हादिया को भेज दें, मैं उनको ब्रीफ कर दूंगा, वो कवर कर लेंगी, आप रिलैक्स होकर जाएं। आप अपना काम निपटा कर आराम और सुकून से घर जा सकती हैं, मिस हादिया कर लेंगी। अब्बास ने मुस्कुरा कर कहा तो वो एकदम खुश हो गई थी। वैसे आपने अपने मामू से मिलवाया ही नहीं, आप उनको इधर ऑफिस में ही ले आती, अब्बास ने मजीद कहा। वो ज़रा जल्दी में हैं तो उसने फौरन कहा। आपके यहाँ उनसे मुलाकात हुई थी, बहुत ही नाइस इंसान है, मुझे तो उनकी बातचीत और रख रखाव ने बहुत मुतासर किया था। अब्बास के मुंह से मामू की तारीफ सुनकर वो एकदम खुश हुई थी। अगर आप मिलना चाहते हैं तो मैं उनको यही बुलवा लेती हूँ, उसने फौरन कहा। नहीं, मैं बाबा के कमरे में जा रहा हूँ, उनसे भी मिलता हूँ। वैसे भी वो हमारे बुजुर्ग हैं और अच्छा नहीं लगता कि वो खुद चल कर यहाँ आकर मुझसे मिले, भले मैं आपका बॉस हूँ। अब्बास मुस्कुरा कर कहता अपनी सीट पर खड़ा हो गया था। उसने उसकी फाइल भी उठा ली थी और वो हादिया से बात वो मैं खुद कह दूंगा। वो एकदम रिलैक्स हुई थी। वो सर अब्बास के हमरा रूम से निकली थी। सर, आपके भाई अब ठीक हैं? यूं ही चलते चलते उसने पूछा तो अब्बास ने सर हिला दिया था। वो अब्बास के हमरा अपने कैबिन की तरफ आई थी। मामू और भाभी सर अब्बास को देखकर एहतरामन खड़े हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मामू से हाथ मिलाते अब्बास ने गर्म जोशी से पूछा। वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम है। आप कैसे हो बेटा? राबिया से आपके भाई के हादसे का सुना था, तो वो अब ठीक है? जवाबन मामू ने भी खलूस से पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्तफ़ा बहुत बेहतर है, अब तो ऑफिस भी जा रहा है। आए, आपको बाबा जान से मिलवाता हूँ, भाभी को सलाम करते वो मामू से कह रहे थे। नहीं बेटा, इस वक्त कुछ ज़रूरी काम से जाना है, इंशाल्लाह फिर ज़रूर मुलाकात का शर्फ हासिल करूंगा, मामू ने कहा। वैसे भी राबिया बेटी शाहजेब साहिब की बहुत तारीफें करती है। अब्बास ने मुस्कुरा कर देखा। यानी सिर्फ बाबा की तारीफें की जाती हैं, हमारा कहीं जिक्र नहीं होता? अंदाज पुरमज़ा था। मामू मुस्कुरा दिए। चलें फिर बेटा जी, फिर मुलाकात होगी, चलते हैं। मामू ने फिर हाथ मिलाया तो वो इन दोनों के हमरा चलती बाहर आ गई थी। अबू बकर मौजूद था। अबू बकर ने जो फ्लैट मुंतखब किया था वो बहुत अच्छा था। सेकंड फ्लोर पर था। 3 बेडरूम, एक किचन और लाउंज था। सभी को फ्लैट पसंद आया था। मामू के मशवरे पर वो मामू के एक स्टूडेंट के साथ मिलकर स्पोर्ट्स का कारोबार शुरू कर रहा था। मामू और अम्मी इस रिश्ते से बहुत खुश थे, सो वो भी मुतमिन थी। फ्लैट देखकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़े तो राबिया को एकदम चौंकना पड़ा। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आती आदिला उसे देखकर तनफ्फुर से रुकी थी। मामू और अबू बकर ऊपर ही थे। वो एकदम रुक गई थी। आदला एक बार उनके घर ना आ चुकी होती तो वो भी तनफ्फुर से देखकर गुजर जाती, मगर मुश्किल ये थी कि भाभी साथ थी। वो भी आदला को देखकर फौरन पहचान गई थी। अरे राबिया, देखो तुम्हारे सर की वाइफ, भाभी ने कहा तो राबिया ने लब भींच लिए। ओ मिस राबिया, कैसी हैं आप? आदला ने पास आकर तंज से कहा था। राबिया ने तनफ्फुर से रुख बदला। चलें भाभी, वो कहकर तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी तो भाभी उलझ गई थी। राबिया अपने बॉस की बीवी को नजरअंदाज करके जा रही थी। रुको, आदला राबिया के इस अंदाज पर एकदम गुस्से से पुकार रही थी। राबिया ने पलट कर देखा। आदला सीढ़ियां फलांगती वापस उस तक आई थी। तुम समझती हो अब्बास जैसे मर्द को सब बताकर तुम मेरी पहुंच से दूर निकल गई हो? ये मत भूलो, वो क्लिप्स अभी भी मेरे पास हैं और तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती मैं किस हद तक जा सकती हूँ। मैं तुम जैसी औरत के मुंह नहीं लगना चाहती। जो कर सकती हो कर लो। मैं तुम जैसी 2 नंबर औरत से डरती नहीं हूँ। आदला के आग उगलते लहजे पर उसने बहुत सर्द लहजे में कहा था। ओ यू शट अप, वो चीखी थी।
तभी मामू के साथ अबू बकर भी वहां तक चला आया था। क्या बात है बेटा? अबू बकर तो आदला को देखकर फौरन ठटका था। मामू ने आदला को कहा। आदला ने एक कहर भरी निगाह राबिया पर डाली और फिर किसी को भी देखे बगैर वहां से चली गई थी। राबिया ने सर झटकते बाकी सीढ़ियां भी तेजी से तय कर ली थी। क्या बात है राबिया, वो तुम्हारे बॉस की वाइफ थी ना? भाभी उसके पास आ गई थी। उन्होंने हैरत से पूछा। यस, वो बॉस की वाइफ जरूर थी, मगर दोनों में अलैदगी हो गई है। ओह, मामू और अबू बकर भी आ गए थे। तो तुम क्यों उलझ रही थी? दिमाग खराब हो चुका है इस औरत का। बॉस के ऑफिस में काम करती हूँ तो इस बात पर दुश्मनी निकाल रही है। बामुश्किल खुद पर जब्त करते उसने कहा। मामू ने खामोशी से बात सुनी थी। अजीब औरत है, जाकर अपने शोहर से बात करे, तुम पर क्यों जोर चला रही थी? भाभी ने हैरत का इजहार किया। छोड़ें भाभी, होती हैं दुनिया में ऐसी औरतें भी। अबू बकर ने उसे मुश्किल में देखकर भाभी को टाला तो वो सर हिला गई थी। वापसी के सफर में राबिया के अंदर अजीबो गरीब सी तोड़ फोड़ शुरू हो गई थी। ये औरत उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब लग रही थी। वो लब भींचे बाकी का सारा रास्ता खामोश बैठी रही थी।